नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत को गुलामी के अंधेरा में झोंकने वाली ईस्ट इंडिया कंपनी अब कैसी हालात में है। ईस्ट इंडिया कंपनी सिर्फ एक व्यापारिक कंपनी ही नहीं थी, बल्कि वह भारत के अंदर एक और देश बन चुकी थी। लेकिन इसके भी कुछ दोस्त थे और दुश्मन भी। ईस्ट इंडिया कंपनी एक ऐसी संस्था थी जिसके जरिए अंग्रेजों ने पूरे एशिया में अपना साम्राज्य फैलाया। ये सिर्फ एक व्यापार करने वाली कंपनी नहीं थी, इस कंपनी के पास अपनी बहुत बड़ी फौज थी और अंग्रेजी सरकार का भी साथ था। 1757 से 1858 तक मसालों, चाय, कपड़ों और अफीम के व्यापार से इस कंपनी ने भारत को जमकर लूटा। ये कंपनी एकाधिकार जमाती थी, दूसरों से ज्यादा मुनाफा कमाने के लिए सख्त नियम बनाती थी, अपने फायदे के लिए भ्रष्टाचार करती थी और उन्हीं कपड़ों के कारोबार को भी नुकसान पहुंचाती थी। इसके अलावा ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने रास्ते में आने वाले तमाम राजाओं को हटाकर भारत की दौलत हड़पी और यहाँ के लोगों की संस्कृति भी खत्म करने की पूरी तरह से कोशिश की। सीधे शब्दों में कहें तो ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटिश साम्राज्य का वो खूंखार हाथ था जो दूसरों को अपना गुलाम बनाता था। कंपनी के अफसर और शेयर होल्डर तो बहुत अमीर बनते चले गए, लेकिन दूसरी तरफ भारत में गरीब बढ़ता गया। जहां जहां कंपनी ने अपना कदम रखा वहां उसका राज्य चलने लगा। तो चलिए आपको इस वीडियो में हम भारत को गुलामी के अंधेरे में झोंकने वाली ईस्ट इंडिया कंपनी की शुरुआत से लेकर अंत होने तक की पूरी कहानी समझाते हैं। तो चलिए पहले बात करते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी की शुरुआत कैसे हुई थी। 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को ब्रिटिश रानी एलिजाबेथ प्रथम ने ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने का लाइसेंस दिया। ये एक खास तरह की कंपनी थी जहां लोग पैसे लगाते थे और मुनाफे में से उनको हिस्सा मिलता था। कंपनी को चलाने वाले 215 व्यापारी और निवेशक थे जिनकी अगुवाई अर्ल ऑफ कम्बरलैंड करता था। रानी ने इस कंपनी को खास इजाजत दी थी कि वो सिर्फ भारत के साथ ही व्यापार कर सके। इतना ही नहीं, व्यापार चलाने के लिए कंपनी को जरूरत पड़े तो लड़ाई करने का भी अधिकार दिया गया था। हालांकि ईस्ट इंडिया कंपनी जहां जहां कारोबार करती थी वहां वो पूरी तरह से राज्य नहीं चला सकती थी, मगर अंग्रेजी राजा और सरकार के नाम पर कुछ राजकाज के काम कर सकती थी। ये अंतर धीरे धीरे कम होता चला गया। इसके बाद हम बात करते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में कैसे जमाया अपना व्यापार। कुछ समय बाद इंग्लैंड के राजा जेम्स ने सर थॉमस रॉ को मुगल साम्राज्य के बादशाह जहांगीर के दरबार में दूत के रूप में भेजा। सर थॉमस रॉ ने 1609 में व्यापारी विलियम हॉकिंस की ओर से पहले किए गए संपर्कों को आगे बढ़ाया। 1612 से 1619 के बीच थॉमस ने भारत के पश्चिमी तट पर सूरत में एक फैक्ट्री लगाने की अनुमति हासिल कर ली। फिर दूसरे राजाओं को भी ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने की इजाजत देने के लिए राजी कर लिया गया। अपने व्यापार को सुरक्षित रखने के लिए कंपनी ने भारत में अपनी निजी फौज रखी। ये फौजें बंगाल, मद्रास और मुंबई में तैनात थी। साथ ही कंपनी ने लंबे ब्रिटिश सरकार की नियमित फौज की रेजिमेंट को भी लंबे समय के लिए अपने पास काम पर रख लिया। धीरे धीरे ईस्ट इंडिया कंपनी की फौज ने कमजोर हो चुके मुगल साम्राज्य को और भारतीय रियासतों के कई इलाके छीन लिए। कंपनी ने इन इलाकों पर खुद कब्जा कर लिया, फिर लोगों से टैक्स वसूलना भी शुरू कर दिया। ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी पेशेवर फौज पर बहुत पैसा लगाया। 1763 में सिर्फ बंगाल में ही ईस्ट इंडिया कंपनी ने 6680 सैनिक रखा, जो 1823 आते आते 1,29,473 हो गया। शुरू में तो कंपनी की फौज में सैनिक और अफसर कहीं से भी आते थे, लेकिन 1785 में आए सुधारों के बाद सिर्फ अंग्रेजों को ही अफसर बनाया जाने लगा। ईस्ट इंडिया कंपनी के सैनिकों की संख्या कंपनी के बाकी कर्मचारियों से कहीं ज्यादा थी। 1830 में कंपनी के करीब 3500 भारतीय कर्मचारी थे। भारत में कंपनी ने बहुत सारे किले बनाए, खुद की एक नौसेना खड़ी की, अपने सिक्के चलाए, अपनी अदालतें चलाई और अपराधियों को रखने के लिए जेल बनाई। 18वीं सदी तक आते आते कंपनी में निवेश करने वाले हर तरह के लोग थे। इनमें पुरुष, महिलाएं, रईस, नेता, सैनिक, व्यापारी, प्रशासक, फाइनेंसर, पेशेवर लोग और छोटे निवेशक शामिल थे। हर कोई ईस्ट इंडिया कंपनी पर भरोसा करता था और कंपनी की सफलता के आधार पर लिखने वाले लाभांश का इंतजार करता था। इसके बाद हम बात करते हैं कि शुरुआत में ईस्ट इंडिया कंपनी किस चीज़ का व्यापार करती थी इंडिया में। ईस्ट इंडिया कंपनी उस जमाने में त्रिकोणीय व्यापार करके अच्छा मुनाफा कमाती थी।
अंग्रेजों के पास सोना चांदी जैसी कई तरह की कीमती धातुएं थीं। कंपनी इसके बदले भारत में बनने वाले बढ़िया कपड़े लेती थी। फिर इन कपड़ों को ईस्ट इंडिया कंपनी पूर्वी एशिया में मसालों के बदले बेच देती थी। इनमें मसाले खासकर काली मिर्च को फिर लंदन में ले जाया जाता था, जहां इन्हें इतनी ऊंची कीमत पर बेचा जाता था कि शुरुआत में लगाए गए सोने चांदी की भरपाई हो जाती थी और मुनाफा भी बन जाता था। आगे चलकर ईस्ट इंडिया कंपनी को नमक के व्यापार, चाय के व्यापार और चीन को अफीम बेचने से बहुत ज्यादा फायदा हुआ। चीन में उस वक्त चाय पैदा होती थी तो ईस्ट इंडिया कंपनी चाय लाने के लिए भारत से अफीम चीन को बेचती थी, मगर चीन की सरकार ने अफीम पर पाबंदी लगा रखी थी। इसके बावजूद ईस्ट इंडिया कंपनी ने चोरी छिपे अफीम चीन पहुंचाती रही। कंपनी इतनी सारी चाय ब्रिटेन ले आई कि वो महंगी चीज भी वहां पर सस्ती हो गई। यहां तक कि लोकल बनी बियर से भी चाय सस्ती हो गया। ईस्ट इंडिया कंपनी और भी कई चीज़ों का व्यापार करती थी, जिनमें चीनी मिट्टी के बर्तन, रेशम, बारूद बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाला सोरा, नील, कॉफी, चांदी और ऊन शामिल थे। कंपनी के जहाज जो दुनिया भर में सामान पहुंचाते थे वो काफ़ी हथियारों से लैस होते थे। आमतौर पर एक ईस्ट इंडिया मैन के पास 30 से 36 तोप होता था। कंपनी की किस्मत अच्छी थी कि हिंद महासागर पर ब्रिटिश शासन का काफ़ी दबदबा बना रहा। इसके बाद ब्रिटेन में ही कंपनी के खिलाफ विरोध शुरू हो गया। ईस्ट इंडिया कंपनी इतनी ताकतवर हो गई थी कि ब्रिटेन में भी इसके खिलाफ आवाज़ उठने लगी थी। लोगों का कहना था कि ईस्ट इंडिया कंपनी इंग्लैंड से बहुत ज़्यादा चांदी बाहर ले जा रही है, जिससे देश की अर्थव्यवस्था को नुकसान हो रहा है। साथ ही भारत से आने वाले सस्ते कपड़े इंग्लैंड के पारंपरिक ऊनी कपड़ों के कारोबार को खत्म कर रहे हैं। इसका जवाब देने के लिए ब्रिटेन में रुई के आयात पर टैक्स बढ़ा दिया गया और ऊन के कारोबार को फायदा पहुंचाने के लिए नया कानून बनाया गया। इसके बाद 17वीं सदी के आखिरी तिमाही में ये कानून बनाया गया कि इंग्लैंड में लोगों को सिर्फ ऊनी कपड़ों में ही दफनाया जाएगा। आगे चलकर ये और सख्त हो गया और तैयार सूती कपड़ों के आयात पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी गई। मगर 18वीं सदी के दूसरे आधे हिस्से तक आते आते सूती कपड़े काफ़ी मशहूर हो गया। अब ब्रिटेन खुद भी घनी आबादी वाले शहर में बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगाकर कपड़े बनाने लगा था। इस तरह ब्रिटेन में हुए इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के कपड़ा सेक्टर के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी कुछ हद तक जिम्मेदार थी। इसके बाद हम बात करते हैं कि आखिर में ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ क्या हुआ। ईस्ट इंडिया कंपनी के सामने ये उलझन थी कि भारत से ज़्यादा पैसा कैसे निकाला जाए, लेकिन साथ ही ये भी ध्यान रखना था कि लोग बगावत ना कर दें। ये एक ऐसी समस्या थी जिसके बाद में ब्रिटिश साम्राज्य को भी जूझना पड़ा। जो समय अब करीब आ रहा था, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी के दिन अब गिने जा रहे थे। कई दशकों तक भ्रष्टाचार और जवाबदेही न होने के आरोपों के चलते ब्रिटिश संसद ने कई कानून बनाकर इस कंपनी की आज़ादी को कम कर दी थी। 1813 के चार्टर अधिनियम के नए नए जीते गए इलाकों पर ब्रिटिश राज्य का ऐलान कर दिया गया और साथ ही भारत के साथ व्यापार करने पर ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को खत्म कर दिया गया। 1857 से 58 में मुगल साम्राज्य का पतन हो गया और ईस्ट इंडिया कंपनी को औपचारिक रूप से बंद कर दिया गया। इसकी वजह ब्रिटिश राज्य के खिलाफ को दबाना था। इस विद्रोह की शुरुआत ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना में भर्ती भारतीय सैनिकों से हुई थी। उस वक्त ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना में करीब 45,000 ब्रिटिश सैनिक और 2,30,000 से ज़्यादा भारतीय सिपाही थे। भले ही विद्रोहियों ने दिल्ली जैसे अहम केंद्रों पर कब्जा कर लिया, लेकिन उनमें समानता की कमी थी। इस कारण उन्हें हार का सामना करना पड़ा। अंग्रेजों ने भारत पर फिर अपनी पकड़ मजबूत कर ली। इसके बाद 2 अगस्त 1858 को पारित भारत सरकार अधिनियम के तहत ब्रिटिश सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे भारतीय इलाकों को अपने अधीन कर लिया। ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना को ब्रिटिश सेना में मिला लिया गया और कंपनी की नौसेना को खत्म कर दिया गया। इस तरह अब तक की सबसे क्रूर और ताकतवर निजी कंपनी को सरकार ने अपने नियंत्रण में ले लिया। यही वो समय था जब भारत में अंग्रेजी राज की शुरुआत हो गई। फिर 16 सालों तक शेयर धारकों को मुनाफा बांटने के बाद 1 जून 1874 को संसद ने आखिरकार ईस्ट इंडिया कंपनी को औपचारिक रूप से भंग कर दिया। 1857 में रानी विक्टोरिया को भारत की रानी घोषित किया गया। इस तरह ईस्ट इंडिया कंपनी का
अंत हो गया। इसके बाद हम बात करते हैं कि आज कौन ईस्ट इंडिया कंपनी का मालिक है। ईस्ट इंडिया कंपनी पर प्रतिबंध लगाए जाने के बाद कई सालों तक ये नाम सिर्फ इतिहास की किताबों और यादों में ही जिंदा रहा। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी को दमन और शोषण का प्रतीक माना जाता है। साल 2003 में कंपनी के कुछ शेयरधारकों ने इसे फिर से शुरू करने की कोशिश की और चाय कॉफी का कारोबार करने को सोचा, लेकिन 2005 में एक भारतीय उद्यमी संजीव मेहता ने कंपनी का नाम खरीद लिया। उन्होंने इस कंपनी को लग्जरी चाय, कॉफी और खाने के सामान बेचने वाले ब्रांड में बदल दिया। साल 2010 में लंदन के सबसे पॉश इलाके मेफेयर में अपना पहला स्टोर खोला था। 2020 में वी ऑन न्यूज को दिए गए एक इंटरव्यू में संजीव मेहता ने कहा था, एक जमाने में जिस कंपनी ने पूरे भारत को गुलाम बना रखा था वही अब एक भारतीय की हो गई है। पहले वाली ईस्ट इंडिया कंपनी तो बस लूटपाट पर टिकी थी, मगर आज की कंपनी दूसरों की मदद पर जोर देती है। संजीव मेहता को ईस्ट इंडिया कंपनी के लोगों और राजसी मोहर के साथ कारोबार करने की इजाज़त है। उनके पास अब सिक्के बनाने का भी अधिकार है, जिसमें वो सोने का मोहर भी बना सकते हैं, जो आखिर बार 1918 में ब्रिटिश राज्य के दौरान ढाला गया था। तो अभी के वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।